नमस्कार भाइयों बहनों। आज का विषय इज द बर्निंग इशू, वो धमाकेदार विषय जो पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी ग्रिप में रखा हुआ है। दैट इज ईरान इराक अमेरिका वॉर। अब मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट को भी सारा अभी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो एट वॉर। वहां भी जबरदस्त मिसाइल्स जा रही हैं। इन दुबई बिन अटैक्ड, और फिर जितने भी बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहां जा रही है। तो अभी कुछ ही मिनट पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अपना इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर ऑफ द एम्बेसडर। एम्बेसडर सेड वी आर रेडी फॉर वॉर एंड वी आर Ambassador of Iran. I'm sorry. He said we are ready for ambassador for Iran. He said एक तो उन्होंने बड़ी तारीफ की इंडिया की कि इंडिया इज डेफिनेटली अ कंट्री a friend in need. तो और बाकी ये है कि वी आर रेडी फॉर वॉर एज वेल एज फॉर नेगोशिएशंस मीन हार गए। वो तो उनका वर्ड यही आने वाला है एंड में जाके, जब वो मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन ये कि another 10 days। और क्योंकि कल परसों बहुत बड़ा अटैक है उनका अमेरिका का, तो वो बड़ा जबरदस्त अटैक होगा। दे विल पैरालाइज ईरान। तो ईरान के अंदर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी, प्लस जो उनका असली वॉर है एंड दैट इज द ऑयल वॉर, वो चलता रहेगा शायद। वो बड़े अच्छी तरह से, बड़े इंटेलिजेंट वे से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सूद साहब, आप अगर आप ध्यान दें, इजराइल के तरीके क्या होते हैं, वो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। असल में जितने मुस्लिम कंट्रीज है, यू डोंट फाइंड देम यूजिंग देयर ब्रेन, स्पेशली पाकिस्तान। बट ये लोग थोड़ा अपना टैक्टिकल बड़े उस्ताद हैं। जब देखा अमेरिका शुरू में अटैक करने लगा था, तो इन्होंने 80 जो उनके प्रोटेस्टर्स थे उनको लाइन में खड़ा कर दिया। कहा था तुमने अगर एक भी गोली चलाई, एक भी बम चलाया, रॉकेट चलाया, तो वी विल हैंग ऑल द 80 पीपल एंड अमेरिका स्टॉप्ड। अब भी वही हो रहा है कि ठीक है, तुम हमारे ऊपर बम करो, तुम ईरान को बर्बाद करने की कोशिश करो, लेकिन हम पूरी दुनिया की पोजीशन ऐसी टाइट कर देंगे कि वो रात दिन हर कंट्री अमेरिका के पीछे पड़ जाए कि भैया बंद करो, क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो, क्यों ऑयल की वजह से पूरी दुनिया भर के अंदर पोजीशन टाइट कर रहे हो। सो आई फील दिस इज एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आज के हम लोग ये शो के अंदर बताएंगे कि मोर देन आर्मी, मोर देन एंड वॉर ऑफ आर्म्स, इट इज ऑयल वॉर, टैक्टिकल वॉर, वेयर ईरान टक्कर दे रहा। हाँ सर, बोलिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि चलो ईरानी एम्बेसडर ने एक बात की, यूएस भी कह चुका है कि वो वांट टू स्टॉप द वॉर, लेकिन उससे कंडीशन रखी है कि न्यूक्लियर वेपन्स आपके खत्म होने चाहिए, दूर जो मिसाइलें आपकी वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन ईरान उसको एग्री नहीं कर रहा। यहाँ पे एक्चुअली जो लड़ाई शुरू हुई, तो इन्होंने जब IRGC के लोगों को मारा और इनके खमनई को मारा, तो इजराइल और यूएस को लगा कि अब यहाँ पे इनका जो सिस्टम है टूट जाएगा, लेकिन सिस्टम टूटा नहीं। फिर दूसरे आयतुल्ला खड़ा कर दिया, उसको मार दिया, फिर आयतुल्ला के लड़के को खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे एक चेन है, ये जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ी चेन रखी हुई है ना, एक जाएगा तो दूसरा जाएगा। इस ईरान के अंदर बहुत बड़ी चेन रखी हुई है इन्होंने। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इनकी जो गवर्नमेंट है वहां से 47 साल से बैठी हुई है, 1947 से वहां पे रूल कर रही है। और अमेरिका ने कई बार कोशिश की उनको हराने की, लेकिन वो हरा नहीं पाई। जब 1979 में रेवोल्यूशन आया था ईरान के अंदर, आयतुल्ला खमैनी आए थे, तो वहां पे जो किंग थे वो भाग गए थे। और इनके जो डिप्लोमेट थे यूएस के, 60 के करीब डिप्लोमेट्स को इन्होंने 400 से ज्यादा दिन तक बंदी बना के रखा था। यूएस को छुड़ा नहीं पाया, जो यूएस बड़ी बड़ी डींगे मारता है। लेकिन जब ये वार स्टार्ट हुआ, तो ट्रंप का जो कैलकुलेशन थी टोटली रॉन्ग थी। ट्रंप ने पहले कहा था कि मैं जो कनाडा को 51st स्टेट बना लूंगा, उससे कनाडा नाराज हो गया। फिर कहा जी मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, उससे यूरोपियन कंट्रीज नाराज हो गए। फिर उसने कहा पनामा कनाल पे कंट्रोल कर लूंगा, तो उससे पूरा नाटो नाराज हो गया ट्रंप से। और ट्रंप बहुत बहुत डींगे मारते रहे। फिर ट्रंप ने कहा मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, और टैरिफ वार चलता रहा उनके काफी देर तक, उस पर चलते रहे। फिर उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया उनकी कंट्री से,
और उनकी जो गवर्नमेंट थी कोलैप्स हो गई। वहां पे गवर्नमेंट जो थी वो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट थी, वो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट नहीं थी। वहां पे एक तरीके से रूल कर रहे थे मर्डरों, और उनका अपोजिशन भी था उस कंट्री के अंदर। लेकिन इस ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिस्ट कंट्री है, और जो इस्लामिस्ट है बड़े पक्के इस्लामिस्ट है। ये वो इस्लामिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके रखा है। हमास को सपोर्ट कर रहे थे, हिजबुल्लाह इनके साथ है, फिर इन्होंने हुती। जो आपके हुती थे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो मरने को तैयार हैं, और यही हाल है ईरान का। मैं ईरान के आम लोगों की बात नहीं करता, उनका कोई से नहीं है इसके अंदर। और अगर आज ईरान के अंदर हजार लोग मर गए, जब यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था, जो लेटेस्ट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, वहां पे कहा जाता है ऑफिशियली 27,000 लोगों को मारा गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, रिजीम चेंज तो नहीं हो पाए। अल्टीमेटली उन्होंने सरेंडर कर दिया। जो लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो उम्मीद कर रहे थे यूएस आएगा, हमें सपोर्ट करेगा, पूरा वर्ल्ड आएगा, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रम्प बातें करते रहे कि आपको फांसी दे देंगे, फलाना दे देंगे, ट्रम्प ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ट्रम्प की हिम्मत नहीं थी ईरान के अंदर जाने की, और ट्रम्प का एजेंडा भी डिफरेंट था। ट्रम्प वहां के लोगों की रक्षा के लिए जाना चाहते थे, उनका कोई मतलब नहीं है किसी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप हो, उनको सूट डिक्टेटरशिप करती है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान को ट्रम्प क्यों सपोर्ट करता है या यूएस को सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप के अंदर एक आदमी अगर बैठा होता है तो इनको उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। साथ में यहाँ पे पूरी सैंक्शन लग जाती है, मीडिया में खबर भी नहीं आती। और आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हाल है, वो वहां के लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पे आर्मी कंट्रोल कर रही है, ट्रम्प उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये छोटी छोटी कंट्री को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश के अंदर अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कर दी, रिजीम चेंज कर दी, तो ट्रम्प ने कहा मैं तो बात छोड़। ट्रम्प की बहुत सी स्टेटमेंट आई। ट्रम्प ने यह भी कहा था कि यूएस इज मोस्ट पावरफुल, यूएस किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसी तरीके से नाटो कंट्री से उनसे दूर हो गए। ट्रम्प के जो बड़बोलापन है उससे ट्रम्प आज उसी तरीके से चल रहे थे। लेकिन जब ईरान पे अटैक किया तो वहां के रिजीम को चेंज नहीं कर पाए, रिजीम कमजोर नहीं पाए। आज भी वहां की रिजीम इसी तरीके से खड़ी है जैसे डंडे के तरह पहले खड़ी थी। इससे ट्रम्प घबरा गए। लेकिन दूसरी बात देखें तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, ईरान 70% डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ईरान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी रिजीम इंटैक्ट है, IRGC इंटैक्ट है। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अलग टेक्निक अपना ली ईरान ने, उन्होंने ऑयल पे अटैक करना शुरू कर दिया नेबरिंग कंट्रीज के। यानी कि वर्ल्ड को ऑयल की जरूरत है और गैस की जरूरत है, उस पर कंट्रोल हो गया या खत्म हो गया तो यूएस हार जाएगा, यही बात चल रही थी। और आज यही सिचुएशन चल रही है ईरान के अंदर कि उन्होंने वर्ल्ड के ऑयल को पास करने से मना कर दिया हॉर्मुज से, जिससे आज ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए $100, और ईरान चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस है वो पहुंच जाए $200 तक। और जिस दिन ये प्राइस पहुंचेंगे $200 तक, तो एक तरीके माना जाएगा कि ईरान वार जीत गया, अमेरिका नहीं जीता। अमेरिका इसी रिश्ते पे परेशान है, ट्रम्प इसी तरीके से परेशान है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। ट्रम्प के एक तो बाहर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर। गल्फ कंट्रीज कहते हैं भी ये वार हमारा था नहीं, आपने तो हमें वार में झोंक दिया। और जो ट्रम्प के या यूएस के अंदर वहां पे बहुत सी चीजें चल रही है कि आप किससे लड़ाई लड़ रहे हो, क्या पर्पस था आपका वहां जाने का, क्या ईरान आप पे अटैक करने वाला था। और ट्रम्प आज इसी चक्कर में पड़ गए हैं कि आप वर्ल्ड को धमकाते रहे, करते रहे, अपने दोस्तों को लूज करते रहे, और आज आप अकेले पड़ गए हो। हाँ चलो फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। दुनिया को भी पता है कि ईरान इज वन ऑफ द रूट कॉजेस ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड, और डेफिनेटली सारे जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं उनका दाता यही है, ईरान ही है। और जब इनका एटॉमिक बॉम्ब, ये जो बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, और एक्चुअली ये लोग काम मेहनत करते आ रहे हैं और ये लोग रेडी कर देंगे। जैसे ही रेडी होगा, पहला देश होगा इजराइल के ऊपर ये एटम बॉम्ब फेंकेंगे, फिर अमेरिका के ऊपर फेंकेंगे। उनका जो डायलॉग रहता है ना कि डेथ टू अमेरिकन, डेथ टू इजराइलीज, तो वो उनको जरा महंगा पड़ गया है, क्योंकि दुनिया की सिंपैथी नहीं है आज ईरान के साथ। लेट मी टेल यू, वो ठीक है पॉलिटिकल रीजंस की वजह, नहीं ग्लोबल रीजंस की वजह से रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह ये हेल्प कर रहे हैं, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री ईरान हैज टू बी कर्टेल्ड, ईरान हैज टू बी कंट्रोल्ड। सर एक और बात बोलूं कि खमेनाई मरने से पहले उसने बोल दिया था कि भैया ठीक है, अगर मुझे ये मार देंगे तो मैंने तो अरेंज करके रखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये इस तरह से मैंने बना के रखे हुए हैं। तो वो सर इन्होंने कहा वो ऑर्गेनाइज्ड है, बट आई रियली डोंट थिंक टुडे, लेट मी टेल यू इन योर शो, ये लड़ाई 10 दिन से ज्यादा और नहीं जाने वाली, क्योंकि बहुत बड़े हमले होने वाले हैं कल परसों के अंदर।
और वो लोग किसी इसको कर्टेल कर देंगे और ईरान विल बी फोर्स्ड टू कम टू नेगोशिएशन टेबल और फिर बोलेगा जी हाँ जी आप बताइए क्या करना है। लेकिन उसको मानना ही पड़ेगा कि भैया एटम बॉम्ब आप नहीं रख सकते क्योंकि आपके इंटेंशंस गलत है, आपके इरादे गलत हैं। आप उदय, आप जो बात कर रहे हो, मैं आपकी बात को नेगेटिव नहीं करता, लेकिन मेन बात है कि इंडिया को ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका न्यूक्लियर बम बनता है, बहुत सी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम है, तो उससे इंडिया को खतरा नहीं, खतरा है इजराइल को, खतरा है यूएस को। अगर आप नॉर्थ कोरिया के पास आज बम है, उससे किसको खतरा है? उससे खतरा है यूएस को। इंडिया को वहां से भी कोई खतरा नहीं है। और अगर आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, उससे इंडिया को खतरा है, इसलिए इंडिया उसको काउंटर करता है। हर एक कंट्री अपना सोचती है, अपने बारे में सोचती है, तभी हम ईरान से रिलेशन बना के रखे थे। और आज अगर यूरोप की बात करो, यूरोप को भी कोई ईरान से खतरा नहीं है, खतरा अमेरिका को है। और अमेरिका, मैं ये नहीं कहता वर्ड की बात नहीं करता, अमेरिका भी वर्ड की बात नहीं सोचता। अमेरिका अपना सोचता है कि मुझे कहां से खतरा है, मैं किसको करूं। क्या अमेरिका को कोई खतरा था बांग्लादेश से? क्यों उसने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चेंज किया? क्योंकि वो हर एक कंट्री के अंदर घुस के वहां पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। अगर बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को चेंज किया गया तो उसका एक पर्पज था, मोहम्मद यूनुस को बैठाया, उसका पर्पज था इंडिया को टारगेट करना। जब ट्रंप किसी का दोस्त नहीं तो वर्ड किसी का दोस्त कैसे हो सकता है? हमें इजराइल से चिंता है, इजराइल हमारा फ्रेंड है, ईरान भी हमारा दोस्त है। हमने अब बैलेंस बना के रखा है। जैसे इस टाइम पे वेस्टर्न ने बात की ईरान के कि इंडिया बड़ी अच्छी कंट्री है, क्योंकि हमारा अलग पर्पस है। इजराइल हमारे खिलाफ नहीं है, ना हमारे खिलाफ है ईरान। हमें अगर ईरान में न्यूक्लियर बम बनता है तो हमें खतरा नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड पीस की बात करो तो पाकिस्तान के पास बम है, तो यूएस क्यों नहीं उस बम को गिराता? क्यों नहीं पाकिस्तान पे कंट्रोल करता? पाकिस्तान भी तो कहता है ना हमारे पास इस्लामिक बम है। वहां पे यूएस की पॉलिसी क्या होती है? यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है उसको यूएस ने स्टार्ट किया था। अगर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसको क्या था? क्या हम यूएस पे अटैक करने वाले थे? लेकिन उसने हमारे साइंटिस्टों को मारा, उसने हमारे प्राइम मिनिस्टरों को मारा, क्योंकि वो नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर बम बनाए। जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम बनाया 1974 में, तो यूएस ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लास्ट कराया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दे दिया। और मैं बता दूं कि 40 इनके बड़े बड़े कैरियर ट्रक्स वो पूरे टर्की से पास करते, यूरोप से पास करते पाकिस्तान के अंदर गए थे और पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर बम बनाया, क्योंकि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम देना चाहते थे इंडिया को टारगेट करने के लिए, ताकि इंडिया कमजोर रहे। और आज भी अगर इंडिया को यूएस टारगेट करता, वो ये नहीं चाहता कि इंडिया स्ट्रांग बने, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया का जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, और यूएस हमें टारगेट कर रहा है। तो हमें यूएस से क्या लेना? हमें तो अपनी कंट्री को देखना है। हम तो इसके प्रोग्राम के अंदर नहीं आए थे, हमने ना उसको सपोर्ट किया था। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा, ईरान हर एक को अटैक नहीं करेगा, वो अपने दुश्मन को अटैक करेगा। मैं यूएस के अंदर था, जब ईरान के अंदर था, तो ईरान के अंदर यही कहा जाता था, डेथ टू यूएस। कहता शैतान सबसे बड़ा है यूएस, यूएस से खतरा है उनको, और यूएस को बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, वर्ड की बात करें तो अलग बात है, लेकिन आज सब वर्ड के पास भी तो सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्यों नहीं उसको यूएस खत्म कराता? कह सबके न्यूक्लियर वेपन खत्म करा दो, मैं भी खत्म करता हूँ, रशिया से भी करा दो, नॉर्थ कोरिया से भी करा दो। लेकिन यूएस के डबल स्टैंडर्ड और जो ट्रंप का बड़बोलापन था, ट्रंप का जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटा दिया, बंद कर दिया और जेल में डाल दिया और उनको पीटा, वहां पे उनकी वाइफ को पीटा, तो मैं यहाँ भी सारा कुछ कर दूंगा। लेकिन ये पॉलिसी उनकी यहाँ काम नहीं की। अगर ईरान के अंदर आप जनता को मार दो, सारी पब्लिक को मार दो, तो इनको रिजीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजीम अपने बारे में सोचती है, पब्लिक के बारे में सोचती। वहां पे अगर आज नान जो रोटी मिलती थी 2 रियाल से, जो 2 रियाल की थी, और आज पहुंच गई है 20,000 रियाल, तो आप सोचिए कितनी महंगी चीज हो चुकी होंगी, जिससे वहां की जनता को सड़क पे आना पड़ा। लेकिन वहां पे जब लोगों के दरवाजे खड़काए और कहा कि अब तो आपका आदमी का, उसको पकड़ा और खींचा, उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया, जहर दे दी, फांसी देने की क्या जरूरत थी? तो कौन आया बीच में? कोई नहीं आया। और अगर आपको ईरान को डिफीट करना है वार के अंदर, तो आपको अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, लेकिन यूएस अपनी सेना नहीं भेजेगा। और यूएस अगर वहां पे प्रेसिडेंट को बिठा दिया, जो यहाँ का पहला जो इनका किंग था, उसके बेटे को बिठा दिया, पहलवी को बिठा दिया, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा करने के लिए इजराइल सेना नहीं भेजेगा। और नाटो के अंदर जो सबसे बड़ी सेना है, जो पार्ट है, वो है टर्की की। टर्की आज ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नाटो बर्बाद हो गया। और जिस तरीके से इन्होंने यूएस को, रशिया को इन्वॉल्व किया वार के अंदर यूक्रेन के साथ, वो रीजन है मेन कि आज यहाँ पे ईरान का वार चल रहा है इजराइल के साथ, और इनके साथ रशिया खड़ा है ईरान के साथ, क्योंकि जो वार स्टार्ट किया था रशिया के अंदर, वो कराया था यूएस ने, और यहाँ पे यूक्रेन को खड़ा करके। तो आज यूएस की पॉलिसी बूमरैंग कर रही है, ट्रंप की पॉलिसी बूमरैंग कर रही है। और ट्रंप जो वर्ल्ड को धमका रहे थे बार बार, हम बहुत पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल, हम किसी पे भी टैरिफ लगा सकते हैं, किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो आज ट्रंप को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। और ट्रंप इस टाइम पे जमीन पे आ चुके हैं। और ईरान के अंदर जो वार चल रहा है, उस पे ईरान की पॉलिसी है कि हम वर्ल्ड का ऑयल रोक देंगे, गैस रोक देंगे।
और अगर वर्ल्ड के अंदर ऑयल और गैस रुक गया तो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी कुछ कंट्री ऐसी है जो बर्बाद होने की कगार पे आ चुकी है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा, कुछ कहिए फिर हम करते हैं। सर, आप मेरे ट्रम्प भैया को कुछ ज्यादा ही डांटते हो, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि वो जरूर पागल आदमी तो है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। वो भी सोच समझ के कर रहा है कि वो वर्ल्ड के लिए कितना अच्छा है कि इसको कंट्रोल करके रखें ईरान को, या ईरान में रजीम चेंज चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से उस टारगेट पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये जो अब ये देखिए ना, ये तो ईरान की शुरू से ये टेक्निक रही है कि वो इनडायरेक्ट अटैक करता है, वो डायरेक्टली झगड़ता नहीं है आके। अब उसने दुबई, अबू धाबी, जहां पर कोई वहां पर कोई बेस नहीं है जाके, अब वहां पर कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहा है कि पूरी दुनिया को इतना परेशान कर दे कि सब लोग अमेरिका के पीछे लग जाएं जाके, यार बंद करो बंद करो, हमें तो हमें क्यों ठीक है, परेशान कर रहे हैं इतना जाके। उन्हें ऑयल बिल्कुल वाले ठीक भी बात है, यही उन्हें बिल्कुल टेक्निक ठीक है। बात है, इनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उन पे अटैक हुआ, कहता है हम तुमसे बदला लेंगे। अगर अब देखो, एक बात है कि आप कहते हो ट्रम्प को प्रेस करते हो, ट्रम्प को क्या बड़ी चिंता है वर्ल्ड की? ट्रम्प को वर्ल्ड की चिंता थी तो वर्ल्ड के ऊपर ट्रम्प का अलग एटीट्यूड होता, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता। अगर ट्रम्प या यूएस को चिंता होती वर्ल्ड की, अगर ये पीस चाहते, आज वर्ल्ड के अंदर सबसे लड़ाई हो रही है वो हो रही है ट्रम्प के टाइम में, जो कहते थे मैं बात रुकवा दूंगा। और अगर इनको वर्ल्ड की चिंता थी तो वेनेजुएला पे क्यों अटैक किया? क्या पर्पस था वेनेजुएला पे अटैक करने का? क्योंकि उनके ऑयल पे कब्जा करना था, उनके गोल्ड पे कब्जा करना था। क्या जरूरत थी आपको कहने की मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा? कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उस पर आप क्यों कब्जा करना चाहते हो? फिर आपको क्या जरूरत है कब्जा करने की कि हम पनामा करार पे कंट्रोल कर लेंगे? पनामा करार हमने बनाई थी। क्या जरूरत थी आपको कहने की ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है? लेकिन ये सारी नहीं, बातें नहीं। करके ट्रम्प ने हर एक को कर लिया। ट्रम्प पीस की बात नहीं करते। देखो, पीस की बात करना कुछ हो रहा है। अगर आपको शेख हसीना बैठी थी बांग्लादेश के अंदर तो क्या प्रॉब्लम थी उसको ट्रम्प को वहां पे? क्या वो ट्रम्प के खिलाफ कोई एजेंडा चला रही थी? लेकिन उसको वहां से उनका उसको इशू था इंडिया को अटैक करना। इंडिया पे क्यों नहीं, और उसको 50% आइलैंड टैरिफ नहीं लगा दिया, दिया? उसको आइलैंड बेस नहीं दिया सर उसने, बांग्लादेश ने, उसने आइलैंड मना बेच कर नहीं दिया। दिया। उससे सबसे बड़ी उससे गलती है। उसने इंडिया से पूछा, इंडिया से कि मैं क्या इसको आइलैंड दे दूं? इंडिया ने कहा नहीं दियो तो आइलैंड। आज अगर मतलब ट्रम्प इंडिया को क्यों टारगेट कर रहे थे? क्या हमने कोई यूएस के खिलाफ बात की है? क्या कोई हमारी ऐसी पॉलिसी है? क्या मजबूरी है हमारी कि F-35 ले? नहीं लेते, हमारी मर्जी है। तो सारी बातों को देखिए, यूएस किसी का दोस्त नहीं है। यूएस अपने इंटरेस्ट देखता है, हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से। लेकिन यूएस कोई ह्यूमन राइट्स का चैंपियन नहीं है। अपनी सर कंट्री में कितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। सूद साहब, ईरान का भी वही हाल है, वो किसी का दोस्त रहा नहीं है, हिंदुस्तान के पीछे पड़ गया था। हमारे जब भी कोई वॉर होती थी 65 की या 71 के अंदर, उसने किस तरह से पाकिस्तान को हेल्प किया, यूएन के अंदर हमारे अगेंस्ट गया जाके। लेकिन अब उसने देखा अब तो कोई सहारा नहीं है, एक साला हिंदुस्तान कहाँ से आ रहा है हमारी मदद करके, हमारे दो दो जहाज को बचा लिया। तो सडनली ही स्टार्टेड कॉलिंग इंडिया अ फ्रेंड इन नीड। तो इंडिया की ये एक्चुअली टैक्टिकल, ये बड़ी टैक्टिकल मूव बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत अच्छा, कि इजराइल को अभी खुश किया, अमेरिका भी खुश कर दिया, बहुत बड़ी ट्रेड डील कर दी, अब यहाँ पर ईरान को भी खुश कर दिया। ये तो हैट्स ऑफ करिए सर हिंदुस्तान का, ये जो नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उधर मैं आपकी यहाँ पे बात को एक कहूंगा, 65 और 75 में वहां पे डिफरेंट गवर्नमेंट थी। वहां पे खमनाई की गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे खोमैनी की गवर्नमेंट नहीं थी। उस टाइम पे उन्हें 400 टैंक दिए थे पाकिस्तान को। उस टाइम पे सऊदी ने पाकिस्तान को 400 टैंक दिए थे। देखिए, पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ था। जब 71 का वार हुआ या 65 का वार हुआ, जब 65 का वार हुआ तो सारे इक्विपमेंट इनके अमेरिकन थे, या आपके फ्रेंच थे, या आपके कनाडा के थे। प्लेन इनके कनाडा और फ्रेंच के थे, सबमरीन इनकी जर्मनी की थी। तभी तो पाकिस्तान को हिम्मत हुई अटैक करने की। लेकिन आज क्या सिचुएशन है? और अगर आप 71 वार की बात करो, पूरा गल्फ पाकिस्तान के साथ था, सऊदी पाकिस्तान के साथ था, सिर्फ इराक को छोड़कर के, पैलेस्टाइन को छोड़ के, क्योंकि इंडिया इंदिरा गांधी की क्लोज रिलेशन थे मलेशिया। सद्दाम हुसैन के साथ। हाँ, और साथ में आप उस टाइम जब 65 का वार हुआ था तो उस टाइम पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा था अयूब खान से कि आप कहो तो मैं इनके अंडमान निकोबार आइलैंड में कब्जा कर लूं। देखिए, पुरानी बातों पे चल नहीं सकते इस तरीके से। ठीक है, हर एक का उस टाइम पे डिफरेंट सिचुएशन थी, डिफरेंट एक एक्शन थे। लेकिन आज की बात करते हैं कि आज वर्ल्ड के अंदर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। और आज ट्रम्प फंस चुके हैं ईरान वार के अंदर, और ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे पीस चाहते हैं। लेकिन टर्म्स क्या है? क्या ट्रम्प उसे मानेगा? क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देगा?
क्या ईरान अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स के प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा? क्या ईरान हमास को, हुतीस को और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद कर देगा? ये क्वेश्चन मार्क हैं जिसको हर एक आदमी पूछेगा। अगर इन्होंने ईरान को आधा मरा छोड़ दिया या बेसिकली इसी रिजीम को रहने दिया तो फ्यूचर के अंदर ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वर्ल्ड के अंदर। तो यूएस के लिए ऑप्शन ये है कि यूएस चाहता है कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो, जो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। और अगर चलिए। इसी गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेगा तो आईआरजीसी पावर में रहेगी और वो वही काम करेगी जो पहले करती थी। लेकिन देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर। वार से कुछ सारे सीख भी जाता है आदमी। सर सब लोग ठीक है, सबसे ज्यादा दुखियारा जैसे आपने कहा कि भैया ट्रम्प है, और एक और दुखियारा है हमारा पाकिस्तान। उसको ईरान डांट रहा है, उसको अमेरिका डांट रहा है, इजराइल डांट रहा है, सऊदी डांट रहा है, पूरी दुनिया उसको डांट रही है। बट एनीवे, ये कर्मों का फल है सारा। एंड आई थिंक लेट अस फिनिश द प्रोग्राम हियर। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक और आदमी जो यहाँ पे इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो है राहुल गांधी, जो अपने देश को बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। यहाँ पे ऑयल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फलाना नहीं कर रहा। मतलब देखो, बाहर के दुश्मन तो को छोड़ दीजिए, आज देश का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है राहुल गांधी बैठा हुआ है यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी बैठी है। आप टीवी पे चले जाइए, आप वहां पे बहस करते हैं तो इनके लोग खड़े होकर के गालियां देनी शुरू कर देते हैं। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और ये करते हैं कि वार खत्म हो। लेकिन क्या वार खत्म होगा? क्या आईआरजीसी यहाँ से पावर से बाहर आएगी? क्या ईरान जीतेगा? क्या आपका यूएस जीतेगा? लेकिन क्या यहाँ पे, लेकिन नॉर्मलसी तो आएगी आज जी तो कल, क्योंकि हर एक बात का सोल्यूशन है बातचीत। और उसी पे मुझे लगता है कि चर्चा होगी। और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। लॉन्ग लिव वर्ल्ड पीस। वंदे मातरम।